गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। आज हम लोग बिहार पर एक नज़र डालते हैं। बिहार से संबंधित सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी तरह की परीक्षाओं में बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न का हल करेंगे। आज के लेक्चर शुरू होने से पहले आप सबों के बीच में कुछ पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ। कहा जाता है, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा की तलाश कर। आपको ऐसे शीशे की तलाश करना है जिससे आपका सामने में आए जो पत्थर है वो टूट जाए। मतलब आपके सामने जितने भी बाधाएं आएंगी वो सारा टूट जाना चाहिए। आपको हौसला को कायम रखना है, हमेशा ऐसा मजबूती से तैयारी करना है क्योंकि ये सामने जितने भी बाधाएं हैं वो स्वतः दूर हो जाए। ठीक है, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं। बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न उपस्थित है। पहला प्रश्न लिखा है, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है, जिसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बौद्ध मठ, दूसरा ऑप्शन देवदूतों की भूमि, तीसरा ऑप्शन है आर्य प्रदेश और लास्ट ऑप्शन आपको हरियाली का प्रदेश। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर ढूंढते हैं। तो विहार, वो हर्षिकार हौकार विहार, विहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। चलिए हम सब लोग ए पर टिक लगाते हैं। ये बौद्ध मठ जो है विहार शब्द का अर्थ है। तो बौद्ध मठ के बारे में कुछ जान लें हम लोग। ये आया कहाँ से? प्राचीन काल में गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध के जितने भी अनुयायी थे, जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, वो लोग बिहार में भ्रमण करने आए थे। उसी के दरमियान उन लोगों ने यहाँ निवास किया। तो भिक्षुओं का निवास से संबंधित जो मठ तैयार हुआ उसका नाम है बौद्ध मठ। तो बिहार शब्द का सही अर्थ हुआ आपको मठ। मठ मीन्स भिक्षुओं का निवास। तो बिहार की प्राचीनता इसके नाम से ही प्रकट हो जाती है। और बिहार शब्द जो है, व हर्षिकार हौकार और बिहार शब्द जो है विहार का तद्भव रूप है। विहार से ही बिहार का निर्माण हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो बिहार शब्द का सही आंसर क्या हुआ? बौद्ध मठ। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है। पहला है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, दूसरा है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी और तीसरा है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी। नेक्स्ट आपका उसके बाद है ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा आपको बी ऑप्शन, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए बी पर हम लोग निशान लगाते हैं। तो अब ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ था। जिन 16 महाजन पदों और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा इस काल में बौद्ध ग्रंथों में हम लोग मिलती है, उनमें से 3 महाजन पद, नंबर 1 अंग, दूसरा मगध और तीसरा लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। इनकी राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगिरी, जो वर्तमान में राजगीर है, वो थे। तो 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है उत्तर भारत में हुआ था। ठीक है, जिन 16 महाजन पदों का नाम आपको सामने हम प्रस्तुत किए हैं,
कृपा करेंगे उसका नाम आप लोग सुन लें, याद रखेंगे। प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक है जिसका नाम है बुद्धिस्ट इंडिया। इस बुक के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे, जिसके नाम क्रम से है नंबर 1 काशी, नंबर 2 कौशल, तीसरा अंग, चौथा में मगध, पांचवा बज्जी, छठा है मल्ल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौ क्रू, 10वां है पांचाल और 11 है मत्स्य, 12 है सुरसेन, 13वां आपको है अस्मक जिसको अशक भी कहा जाता है, और चौथा अवंती, 14वां, उसके बाद जो है 15वां गांधार है और 16वां कंबोजी। इन्हीं 16 महाजनपदों में मगध भी एक महाजनपद था। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो आपको है 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। क्वेश्चन में लिखा है, तीसरा क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन वैशाली, दूसरा ऑप्शन एथेंस, उसके बाद स्पार्टा और लास्ट है आपका पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है आपका है वैशाली। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में इसकी चर्चा हो चुकी है, तो फिर एक बार सुन लें आप लोग। वैशाली जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो 16 महाजनपद थे उनमें से 3 महाजनपद आपको नाम सुना दिए हैं। बज्जी जिसको लिच्छवी गंडाज कहा जाता है, मगध, अंग, ये सब बिहार के क्षेत्र में आते थे। आधुनिक उत्तर बिहार को प्राचीन काल में बज्जी नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जिसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से विख्यात थे। वैशाली उत्तरी बिहार के वर्तमान वैशाली जिले में स्थित बसाड़ है। बसाड़ एक जगह का नाम है, वहीं पर वैशाली था पहले। तो बुद्ध काल के सबसे बड़े और शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना जो है सूर्य वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य का स्थापना कौन किया था? तो सूर्य वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। तो तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद आइए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर तो लगभग हो चुका है तीसरा क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर आपको है लिच्छवी। लिच्छवी बज्जी महाजनपद को लिच्छवी गणराज्य कहा जाता है जो बिहार के क्षेत्र में आते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे लिच्छवी इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पांचवा, राजकुमारी चेल्हना कौन थी? इन नाम है चेल्हना। तो चेल्हना जो थी वो बज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, बज्जी लिच्छवी राजकुमारी पर टिक मारा जाए। ये बज्जी लिच्छवी राजकुमारी कौन थी? अब सुनिए इसके बारे में आप लोग। बुद्ध काल में अपनी समृद्धि की पराकाष्ठा पर स्थित लिच्छवी का राजा था एक, उसका नाम था चेटक। चेटक नाम का एक राजा था जो लिच्छवी के राजा था, बहुत समृद्धशाली राजा थे, विश्वविख्यात थे। उन्हीं की पुत्री का नाम है चेल्हना और इनकी शादी जो है मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। ठीक है, तो राजकुमारी चेल्हना कौन थी? तो बज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। वहां के राजा का नाम था आपको चेटक। चेटक की पुत्री बज्जी लिच्छवी राजकुमारी चेल्हना थी। आइए अब आगे बढ़ते हम लोग, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीवीआई है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपके लाए हम सब बीपीएससी से संबंधित क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। तो छठा क्वेश्चन में कह रहा है आपको, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मैंने अजात शत्रु राजा का नाम है, किस वंश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा है नंद,
उसके बाद हर्यंक, उसका गुप्त। तो अजात शत्रु जो है हर्यंक वंश से संबंधित है, यानी नंबर सी में टिक लगाते हैं हम लोग। ये हर्यक वंश के ही ये वंशज थे। तो हर्यक वंश के बारे में आप लोग जानिए कि अजात शत्रु हर्यक वंश का था, और अजात शत्रु का नाम दूसरा भी नाम था जिसको कहते हैं हम लोग कुणिक। कुणिक अजात शत्रु का ही नाम था। और अजात शत्रु जो है बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार भी एक महत्वपूर्ण राजा थे इससे पहले। बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश ही था। ठीक है, हर्यक वंश को हम लोग हर्यक वंश भी कहते हैं या हरियान वंश भी कहा जाता है। और इनका पहला शासक जो बिंबिसार था, जो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उत्कर्ष मगध सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में ही हुआ था। यानी बिंबिसार के शासनकाल में ही बिहार का उत्कर्ष जो है हो चुका था। तो उन्हीं का पुत्र है अजात शत्रु। तो इसलिए इसका अजात शत्रु किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। 7वां क्वेश्चन है ये, अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, और वह किला कहाँ बनवाया गया था? ठीक है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, अंग है और राजगिरी है। चारों में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन आपको है डी, राजगिरी। राजगिरी में टिक मारा जाए। राजगिरी का मतलब जो है वो जो राजगिर जिसको कहते हैं हम लोग, उसी को राजगिरी कहा जाता था पहले। तो अजात शत्रु जो राजा थे, और अवंती एक महाजनपद का नाम है। ठीक है, तो अवंती के शासक था चंड प्रद्योत महासेन। अवंती का शासक कौन था? चंड प्रद्योत महासेन। तो चंड प्रद्योत महासेन जो थे, तो अजात शत्रु पर बार बार हमला करते थे। तो उसी हमला से बचने के लिए अजात शत्रु ने अपने राजधानी के चारों तरफ एक मजबूत किला बनवाया था। तो इसका सही आंसर आपको हो गया राजगिरी। दोनों आपस में लड़ते थे, लेकिन दोनों की लड़ाई कभी शांत नहीं हुआ, न ये हारे न वो हारे, दोनों ऐसे ही मध्यस्थ में बने रहे। लास्ट में दोनों में दोस्ती हो गई थी। तो इसका हमला से बचने के लिए अजात शत्रु ने अपने राजगिरी राजधानी में एक किला बनवाया था। ठीक है, ख्याल रखेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 8 नंबर में। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला हुआ है कि अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो 7वां क्वेश्चन में था अजात शत्रु और अवंती के बीच हमला था। तो अवंती के राजा और अजात शत्रु दोनों में युद्ध चल रहा था। दोनों में से कोई किसी को हरा नहीं सका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अवंती। अवंती में टिक मारा जाए। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आइए 9वां क्वेश्चन, इस पर ध्यान दिया जाए आपको। कह रहा है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यानी मगध साम्राज्य की राजधानी, पहली राजधानी कौन थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, सी ऑप्शन में गिरिब्रज या राजगिरी, और लास्ट है चंपा। तो इसका सही आंसर आपको है गिरिब्रज या राजगिरी। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, यह 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित थी। नगर के चारों तरफ यानी चारों ओर पत्थर की मजबूत प्राचीर बनाई गई थी ये राजधानी। बाद में मगध की राजधानी को वहां से हटा के पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था। तो सबसे पहली राजधानी आपको हो गया राजगिरी या गिरिब्रज। 3 नाम इसका है, गिरिब्रज या राजगिरी, जिसको वर्तमान में हम लोग राजगीर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या करा देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यानी पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सबसे पहले कौन शासक चुने थे? ऑप्शन है आपको अजात शत्रु, कालाशोक, उदयन और कनिष्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको है
उदयन। उदयन नंबर सी में टिक मारा जाए। अब हम लोग समझते हैं कि उदयन कौन थे। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का पहला राजा था आपको बिंबिसार। उनका पुत्र हो गया आपको अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र है उदयन, यानी ये तीसरा। पहला बिंबिसार था जिनका कार्यकाल था 544 से 492 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु उसके बाद उनका बेटा 492 से 460 ईसा पूर्व, और उसके बाद थर्ड में आया उसका उदयन, यानी अजातशत्रु के पुत्र उदयन। इनका कार्यकाल रहा आपको 459 टू 444 ईसा पूर्व। उदयन ही ने जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। कहाँ से हटा के? तो राजगीर से हटा के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, और लास्ट आपको है महापद्म नंद। ठीक है, तो 11 नंबर का सही आंसर आपका होगा उदयन। ए नंबर पर टिक मारा जाए। अभी तुरंत बताया आप लोग को हम कि राजगीर से हटा के राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया गया था। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? उदयन थे। ठीक है, चलिए उदयन जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, तथा उसने राजगिरी से मगध की राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वीवीआई क्वेश्चन है ये। उदयन को ही उदयन बोला जाता है। एक ही चीज है। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? ठीक है, तो मगध साम्राज्य में पहले था बिंबिसार, उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु, फिर उसके बाद है उदयन। उदयन के भी 3 पुत्र थे। ठीक है, इसके बारे में आपको हम समझाते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले इसके आंसर को टिक मारा जाए। तो उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश में टिक मारा जाए। शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ था। देखिए इसमें क्या कहानी है। अब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे। पहला पुत्र था उनका अनिरुद्ध, दूसरा है मुंडक, और तीसरा है नागदशक। उदयन के तीनों पुत्रों ने मगध पर शासन किया था। कहा जाता है कि ये तीनों पुत्र ने अपने पिता की हत्या की थी। पिता की हत्या करके वो लोग राजा बना था। ठीक है, तो इनमें से सबसे अंतिम राजा आपका है नागदशक, जो प्रसिद्ध था उसमें। लेकिन ये तीनों राजा अत्यंत विलासी थे और निर्बल यानी कमजोर थे। उनके शासनकाल में राज के चारों तरफ हत्याएं, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। व्यापक असंतोष फैल जाने से लोगों में विद्रोह हुआ, पूरे राज्य में विद्रोह हो गया, और इन तीनों को हटाकर, यानी इन राजाओं को सिंहासन से हटाकर शिशुनाग नामक अमात्य को राजा बनाया गया था। अब एक शब्द है अमात्य। अमात्य का अभी के समय में उसका सही अर्थ है सचिव। ठीक है, तो 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग जो थे काशी के ये थे, गवर्नर थे वो। तो उसी शिशुनाग को, जो योग्य व्यक्ति थे, उन्हीं को राजा बनाया गया था। और ये नाग वंश से संबंधित थे। शिशुनाग ने जन सहयोग की सहायता से, यानी जन सहयोग से 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो शिशुनाग वंश 400 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। तो ख्याल रखिएगा आप लोग। तो मगध साम्राज्य का पहला राजा आपको कौन था? बिंबिसार। उसके बाद हुआ आपको अजातशत्रु, उसके बाद उदयन के बाद उनके तीनों पुत्र, और उसके बाद इन सबको विनाश करके तब राजा बनाया गया किसको? आपको शिशुनाग वंश का, शिशुनाग को। ठीक है, तो ये सीरीज आपको ख्याल करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? एकराट। तो इसमें सही आंसर आपको है महापद्मनंद, यानी डी में टिक लगाइए आप। महापद्मनंद जो है
मगध सम्राट थे और अपने आप को एकराट कहा है। चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग समझते हैं, चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। महापद्मनंद जो है शिशुनाग वंश का अंत करके, देखिए बिंबिसार का जो वंश था यानी उदयन का पुत्र, उनको नाश करके शिशुनाग को बनाया गया सम्राट। अब शिशुनाग वंश चला कब से कब तक, तो 412 से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का मगध पर शासन रहा। इनको नाश करके, इसके वंश को अंत करके तब जाके आपको बन गया महापद्मनंद, यानी नंद वंश आ गया आपको। शिशुनाग वंश से आ गया कौन, नंद वंश। तो नंद वंश जो है 344 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य बना। पुराण में उसे महापद्म कहा गया है और महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार उग्रसेन का नाम महापद्मनंद इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पास 10 पद्म सेना अथवा 10 पद्म संपत्ति थी। महापद्मनंद मगध के सिंहासन पर बैठने वाले सभी राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा साबित हुआ। में एकराट से भी जाना जाता है। एकराट का मतलब हुआ एकमात्र सम्राट, माने एक ही सम्राट, उसके उनके तुलना में कोई सम्राट नहीं। ठीक है। महापद्मनंद को कली का अंश भी कहा जाता है, सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है और दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। उसने तत्कालीन सभी प्रमुख राजवंशों को परास्त किया और एक छत्र राज्य की स्थापना की, इसलिए उन्होंने अपने आप को एकराट कहा था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, चलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। नंद वंश के पश्चात, देखिए अब नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ठीक है, पहले बिंबिसार सब था, वो हटा, तो उसके बाद आपका आ गया ये नागवंश, तो उसके बाद फिर हो गया आपको नंद वंश। अब नंद वंश के बाद, तो नंद वंश के बाद जो है इसमें 4 ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन मौर्य, दूसरा शुंग, तीसरा गुप्त और नेक्स्ट है कुषाण। तो इसका सही आंसर आपको है मौर्य वंश। मौर्य वंश पर टिक लगाया जाए और इसके बारे में समझते हैं हम लोग, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, तब आपको याद रहेगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद रखने के लिए आप उसको थोड़ा डील कीजिए। जब डील कीजिएगा तो आपको ऑप्शन चुनने में काफ़ी सहायता होगी। ठीक है, तो नंद वंश के बाद मगध पर कौन शासन किया? मौर्य वंश। मौर्य वंश का मतलब कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या लिखेंगे आप लोग? मगध के सिंहासन से नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद, मगध के सिंहासन से नंद वंश के अंतिम शासक, यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। घनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये लगभग 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो घनानंद सिकंदर का समकालीन था, उन्हीं के समय में सिकंदर आक्रमण किया था। और घनानंद जो है महापद्मनंद का पुत्र था। ठीक, घनानंद कौन था? पद्मनंद का पुत्र था। उनको नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर कब्जा हासिल किया। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन से आगे बढ़ने के हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? अभी तुरंत इसका आंसर हम आपको बोल दिए। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही आंसर आपको बी, घनानंद। ठीक माना जाए तो घनानंद नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद के पुत्र थे। इन्हीं के शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जो 327 ईसा पूर्व में हुआ था। 327 ईसा पूर्व, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है आपको। ठीक है, तो घनानंद और सिकंदर दोनों समकालीन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो घनानंद था। ठीक माना जाए, है ना। महापद्मनंद नंद के पुत्र घनानंद, उन्हीं को जो है नाश करके
मौर्य समाज की स्थापना हुई थी। चलिए अब 17 नंबर में आते हैं हम लोग। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन ए सम्राट अशोक, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में बिंदुसार और लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर आपको होगा बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नाम ऐसा स्पष्ट है आपको है मौर्य वंश, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद यानी नंद वंश को समाप्त करके राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में आते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ठीक है, पुराने जमाने में अक्सर घर जो लकड़ी का ही बनता था। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ईंट, दूसरा ऑप्शन है पत्थर, तीसरा है लकड़ी और चौथा है मिट्टी। तो इसमें आपको लकड़ी, मिट्टी को मारिए आप, तो लकड़ी से बना उनका महल था चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र में। आइए 19 नंबर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? ग्रंथ का नाम नहीं बोलना आपको, आदमी का नाम बोलना है, कवि का नाम बोलना है। तो पहला भाष, दूसरा है शुद्रक, तीसरा है विशाखदत्त और चौथा है अश्वघोष। तो इसका सही आंसर आपको हो गया विशाखदत्त। सी में टिक मारा जाए। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। विशाखदत्त एक महान कवि थे जो संस्कृत के राइटर थे वो। ठीक है, तो उन्होंने मुद्रा राक्षस नामक संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक की रचना की थी विशाखदत्त ने। उस नाटक में खास करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में लिखा गया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीति सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण सुनने मिलता है आपको, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो विशाखदत्त हो गया आपका रचयिता। इनके किताब का नाम था, आपको ग्रंथ का नाम था मुद्रा राक्षस, और उसमें जो लिखा गया है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो गया विशाखदत्त। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर में है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? पर दक्कन के बारे में समझते हैं हम लोग। दक्कन खास करके अभी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के जो इलाका है उसी को उसमें दक्कन बोला जाता था। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपका है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल। तो सही आंसर इसका है चंद्रगुप्त। बी में टिक मारा जाए इसमें। चंद्रगुप्त ने जो है दक्कन की विजय की थी। चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक थे। ठीक है, उन्होंने मगध पर साम्राज्य स्थापित किया था। अब हम लोग इस सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 21 नंबर में। 21 नंबर का क्वेश्चन आपका है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, तो उनके अर्थशास्त्र में जो है कितने अधिकरण हैं? तो उनके अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। डी नंबर में टिक लगाते हैं हम लोग। उनके अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, इसके अलावा इसमें 180 प्रकरण भी हैं, और इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। कौटिल्य यानी चाणक्य रचित अर्थशास्त्र हिंदू राज शासन से संबंधित प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक है। अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है, जिसमें मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के विचार स्वयं उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किए गए। यानी अर्थशास्त्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, और उनके जब वो राजा बना चंद्रगुप्त तो उनका प्रधानमंत्री बना कौटिल्य। उनके विचारों को उन्होंने खुद लिखा है अर्थशास्त्र में। कालांतर में यानी बाद में अर्थशास्त्र में अन्य लेखकों द्वारा कुछ अंश जोड़ दिए गए, जिससे मूल ग्रंथ का स्वरूप थोड़ा चेंज हो गया है। और ये अर्थशास्त्र जो है 34 शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 22 नंबर में।
कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। यानी मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन है आपके चार्ट है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। तो इसका सही आंसर आपका होगा सी, तक्षशिला। तक्षशिला में टिक लगाइए। तो तक्षशिला जो है, देखिए अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, यानी ये पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के पहले की बात है। फिलहाल ये स्थान जो है पाकिस्तान में जाता है। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई दशरथ के पुत्र श्री राम, उनके भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यानी भरत के पुत्र तक्ष, तो उसी तक्ष से बना आपको तक्षशिला। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय जो है आपको नालंदा विश्वविद्यालय है। तो सबसे पहला विश्वविद्यालय आपको था तक्षशिला। थोड़े से और जान लेते हैं इसके बारे में हम लोग। मगध में दूसरा विश्वविद्यालय जो बना था ये आपको नालंदा जिला में है। तक्षशिला की स्थापना 7वीं ईसा पूर्व में की गई थी। 7वीं ईसा पूर्व में की गई थी, प्राचीन काल की बात है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। यानी वहाँ चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन प्राप्त होता था। यानी बीमारियों के इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए भी वहाँ शास्त्रों की पढ़ाई होती थी। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने शिक्षा यहीं पूर्ण की थी। जिस चाणक्य की बात हम लोग करते हैं, कौटिल्य की बात, उनकी भी शिक्षा यहीं पूरी हुई थी और बाद में यहीं पर वो शिक्षण कार्य करने लगे। यानी यहीं के वो गुरु भी बने। यहीं उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी जहाँ पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। 4th शताब्दी ईसा पूर्व से ही इस मार्ग से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रांताओं, खासकर हुंडों ने इस विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंचाई थी। ये था आपको तक्षशिला की कहानी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था आपको तक्षशिला। उसके बाद नालंदा बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 की ओर। 23 का क्वेश्चन कह रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा, भेविया क्वेश्चन एकदम है। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक महान, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी नंबर है कनिष्क। इसका सही आंसर ए नंबर में टिक लगाया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उनके साम्राज्य के अधीन था। इस पूरे विशाल साम्राज्य की राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को बनाई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर में आइए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, इसमें से 4 ऑप्शन आपको अर्थशास्त्र है, बी में ऋग्वेद, सी में पुराण और डी में इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, डी नंबर हम लोग टिक मारते हैं। अब आइए इंडिका के बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे
कि मेगास्थनीज कौन थे। ठीक है, सेल्यूकस ने मेगास्थनीक नामक अपना एक राजदूत, यानी मेगास्थनी राजदूत थे किसका, सेल्यूकस राजा के। तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीक नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा। ये 305 ईसा पूर्व की बात है। तो मेगास्थनी बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा। इन्होंने भारत पर इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें तत्कालीन समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख है। इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा के साथ नगर प्रशासन की देखरेख के लिए 6 समितियों की चर्चा भी मिलती है। इंडिका में पूरे पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है। सेल्यूकस का पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी बना था। तो इसका क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। इसमें पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिलसिला जारी रखते हैं। 25 की ओर आते हैं हम लोग। ये भी एक क्वेश्चन है, मेगास्थनी दूत था, मेगास्थनी दूत था। 24 में इसकी चर्चा हो चुकी है, भी और बोल देते हैं हम। मेगास्थनी किसका दूत था? ऑप्शन है सेल्यूकस का, बी है सिकंदर का, सी है डेडियस, डी है यूनानियो, और ये में है वो पढ़ी में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर आपको है सेल्यूकस। सेल्यूकस का ये राजदूत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के आते हैं हम लोग। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ये भी क्वेश्चन हो चुका आपका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए दिव्यावादन, बी ऑप्शन अशोक के शिलालेख, सी में इंडिका और डी में अर्थशास्त्र। तो ये इंडिका पुस्तक जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था, उसी में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी। चलिए अब 27 की ओर कदम रखते हैं हम लोग। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई? तो इसका सही ऑप्शन है आपको ए विलियम जोन्स ने। तो विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त से सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कराई। इस क्वेश्चन का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम सेंड्रोकोट्स था। ठीक है, यहाँ थोड़ा अलग ढंग से क्वेश्चन लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को ही हम लोग सेंड्रोकोट्स भी कहते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन, क्या लिखेंगे आप लोग, ये भी यही क्वेश्चन है। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। तो इसकी जानकारी विलियम जोन्स ने ही दी थी लोगों को कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स है। तो इसका सही सटीक आंसर हो गया आपको विलियम जोन्स। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर में। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? देखिए, उस जमाने में भूमि का भी प्रकार था। तो सीता भूमि उस भूमि को कहते थे हम लोग। इसमें ऑप्शन नंबर सी में पे टिक मारिए आप लोग। लिखा हुआ है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाले भूमि। जनजाति लोग जिस जमीन को जोतते थे उसी जमीन का नाम था सीता भूमि। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा की गई है। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? सीता भूमि। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 29 नंबर में। आइए बीवीआई क्वेश्चन। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। देखिए, अशोक अपने जमाने में बहुत सारा स्तंभ बनाए थे, जिसमें उन्होंने एक पूरे मेरे साम्राज्य की पूरी जानकारी जो है उसमें लिखे थे। इसको हम लोग शिलालेख बोलते हैं। तो उसमें से एक ऐसा शिलालेख है जिसमें वह स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो पहला ऑप्शन आपको मस्की का लघु शिलालेख, दूसरा है रूमीन देई अभिलेख, तीसरा है रानी का स्तंभ लेख और चौथा है भाब्रू शिलालेख।
तो इसका सही आंसर आपको है डी नंबर। डी नंबर में टिक लगाया जाता है। तो इसमें भाबरू शिलालेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। थोड़ी चर्चा करते हैं इसमें हम लोग। कहा जाता है कि भाबरू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध त्रिरत्नों में विश्वास प्रकट किया है और इसी में अशोक के धर्म का उल्लेख भी मिलता है। भाबरू अभिलेख वस्त्रोभेदन तरीके से लिखा गया है तथा इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा यानी प्रियदर्शी राजा मगधे कहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपको? भाबरू शिलालेख। आगे चलते हैं 30 नंबर की ओर हम लोग। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको है। पहला है संस्कृत, दूसरा प्राकृत, तीसरा है पाली और चौथा है आपको हिंदी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली है। सी नंबर में टिक लगाते हैं हम लोग। आइए, उस समय जो है पाली भाषा जो है, ठीक है, उस समय की आम जनता की भाषा थी। मैंने वहाँ मेरे अधिकतर लोग जो है पाली भाषा ही बोलते थे, इसलिए अशोक के अभिलेखों की भाषा संस्कृत न होकर पाली थी। यह उस समय का भाषा था जो आम जनता के बीच बोली जाती थी। तो अशोक के शिलालेखों में भाषा कौन है? पाली भाषा। बहुत ही क्वेश्चन है। आइए अब 31 की ओर हम लोग कदम रखते हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख देश के प्रतीक थे। ठीक है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख देश के प्रतीक थे। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन धर्म, सी ऑप्शन प्रशासन और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक व्यवस्था। तो 31 में हम लोग सी नंबर में टिक लगाते हैं। तो कहते हैं कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख में प्रशासन के प्रतीक थे, यानी प्रशासन के बारे में उसमें चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर है 32 नंबर में आते हैं हम लोग। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को, देखिए अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए ऑप्शन है बी एन मिश्रा, बी में एच डी सांकलिया, सी ऑप्शन एस आर गोयल और डी ऑप्शन आपको प्रिंसेप। इसमें सही आंसर है प्रिंसेप। डी में टिक लगाते हैं हम लोग। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सबसे पहले प्रिंसेप ने पढ़ा था। जानिए थोड़े से बारे में हम लोग। अशोक स्तंभों की खोज, अशोक स्तंभों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में श्री पाद्रेटी फिनथेला ने की थी। यानी अशोक के जितने स्तंभ थे उनकी खोज करता कौन थे आपको? श्री पाद्रेटी फिनथेला 1750 ईस्वी में। जबकि इन अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। तो प्रिंसेप का पूरा नाम है जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में उन्होंने इन अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, अब आइए 33 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है आपको है सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ठीक है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है बिंदुसार, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और बृहद्रथ। तो जानिए इसके बारे में हम लोग पहले। इसका सही आंसर आपको है बी नंबर बिंदुसार। अशोक के पिता के नाम थे बिंदुसार। सुनिए, मगध के सिंहासन से, यानी मगध के सिंहासन से नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद, नंद वंश का जो अंतिम सम्राट घनानंद था उसको नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 से 321 ईसा पूर्व में की थी। फिर से ख्याल रखें हम लोग, मगध के सिंहासन से नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद, यानी घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। ख्याल रखेंगे, चंद्रगुप्त हुआ पहला, उनके पुत्र बिंदुसार है
अब बिंदुसार का पुत्र है अशोक, तो यानी अशोक के पिता कौन होंगे आपको? बिंदुसार। ठीक है, ख्याल रखेंगे। और ये 34 में आते हैं हम लोग, देखिए क्या कर रहा है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? धम्म। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, बी ऑप्शन है शांति एवं अहिंसा, सी ऑप्शन है बड़ों के सम्मान, और डी ऑप्शन है धार्मिक सहनशीलता। और ई में है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। जिस क्वेश्चन में 5 ऑप्शन रहता है समझिए कि वो अधिक खतरनाक है। तो इसको थोड़ा धैर्यपूर्वक सीखिए क्या कहता है इसमें। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो ये ऊपर में जो चारों संदेश का जो लिखा गया चर्चा किया है, ये चारों के चारों सही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ई नंबर में टिक लगाते हैं। ई नंबर का कहना है कि उपर्युक्त में एक से अधिक, यानी चारों ही है धम्म का मूल संदेश। इन चारों के अलावा और भी धम्म का मूल संदेश है, और समझ लेते हैं कि धम्म है क्या आपका। तो अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। ठीक है, यानी आदर्शों को ही धम्म कहते हैं। धर्म मतलब धर्म का उपदेश। अशोक ने बिहार यात्राओं की जगह पर धर्म यात्राओं की शुरुआत की थी। धम्म प्राकृतिक भाषा का शब्द है तथा संस्कृत शब्द धर्म का पर्यायवाची है, यानी धर्म और धम्म एक ही चीज है। अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म का वर्णन अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। धम्म का वर्णन बौद्ध ग्रंथ शिगालोवाद सूत्र में भी मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको चारों के चार ऑप्शन सही है, इसलिए हम ई नंबर में टिक लगाते हैं। तो 34 के बाद हम लोग आते हैं 35 नंबर में। ठीक है, चलिए अब 35 में क्या कहता है देखिए। अब गुप्त सम्राट जिसने हुनु को पराजित किया था, हुनु को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट था आपको। ऑप्शन है पहला समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में स्कंदगुप्त और डी में है रामगुप्त। चलिए 35 में ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग टिक लगाते हैं जहाँ स्कंदगुप्त लिखा हुआ है। ठीक है, अब सोचिए स्कंदगुप्त के बारे में कुछ जानते हम लोग, ध्यान दीजिएगा। स्कंदगुप्त ने हुनु को पराजित किया था। एक तो हुन शब्द है उसको जानेंगे हम लोग, और स्कंदगुप्त के बारे में जानेंगे। तो कुमारगुप्त प्रथम के निधन के बाद इसका सुयोग्य पुत्र स्कंदगुप्त 455 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, स्कंदगुप्त एक महान विजेता एवं कुशल प्रशासक थे। उनके शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। हुन मध्य एशिया के बर्बर योद्धा थे। देखिए ये लोग आक्रमणकारी थे, मध्य एशिया के ये बर्बर योद्धा थे। स्कंदगुप्त ने हुनों को बुरी तरह से परास्त किया तथा उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया। यानी गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हुए हम लोग कार्यक्रम आगे जारी रखते हैं। और आइए 36 नंबर में 36 अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य सम्राट यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो घनानंद को पराजित करके मगध का सम्राट बना था। उस मौर्य सम्राट में सबसे अंतिम सम्राट कौन था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसका अंतिम सम्राट था आपको बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर डी में टिक लगाते हैं हम लोग, और टिक लगाते हुए इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। तो मौर्य सम्राट सबसे अंतिम कौन था आपको? बृहद्रथ। ठीक है, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईस्वी में 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य के
सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसका अंतिम सम्राट कौन हो गया आपको? बृहद्रथ। उसके बाद आते हैं 37 नंबर में हम लोग, उसके पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? देखिए ये 36 और 37 दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है, तो दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे साथ ही में ही, ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर है डी नंबर है, शुंग वंश। ठीक है, देखिए अभी शुंग वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की राज का स्थापना हुई थी। तो ध्यान से आप लोग, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। उसकी हत्या करके 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग वंश के राजा का नाम था पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य के सिंहासन में अधिकार कर लिया तथा शुंग राजवंश की स्थापना की थी उन्होंने। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। अब हम लोग को जानना चाहिए कि ये पुष्यमित्र शुंग कौन थे। ठीक है, शुंग एक ब्राह्मण थे जिसको कहते हैं हम लोग पुरोहित। अशोक द्वारा यज्ञों पर रोक लगा दिए जाने के बाद, यानी अशोक जो महाराज थे, सम्राट, वो यज्ञ के प्रावधान को रोक दिया था। तो यज्ञों पर रोक लगा दिए जाने के बाद उन्होंने पुरोहित का काम त्याग कर, कौन? शुंग ने पुरोहित का काम त्याग करके सैनिक वृत्ति को अपना लिया था, यानी सेना बन गया था। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। ख्याल रखेंगे आप लोग, पुष्यमित्र जो था अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। और दिव्यावादिन के अनुसार वह पुष्य धर्म का पुत्र था, यानी शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग जो है पुष्य धर्म शुंग का पुत्र था। ठीक है, और आगे जानते हैं हम लोग इसके बारे में। एक दिन सेना का निरीक्षण करते समय बृहद्रथ को उसने धोखे से हत्या कर दी, यानी पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार दिया। उसने सेनानी उपाधि धारण की थी, राजा बन जाने के बाद भी उसने यह उपाधि बनाए रखा। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा कर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे वो पुनः प्रतिष्ठित किया। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल कहलाता है। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है आपका, शुंग वंश के कारण ही, यानी शुंग के कारण ही उसका काल जो है वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल कहलाता है। तो मौर्य सम्राट का अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो मौर्य साम्राज्य के पतन होने का कारण क्या था, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, कि उसको मार के, यानी उसी का सेनापति राजा क्यों बना, इसकी भी कुछ कहानी आप लोग जानने। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के बाद लगभग 3 सदियों से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा और अंततः 184 ईसा पूर्व के लगभग इस साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसके बारे में आप लोग सुन लिए हैं। और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का जो है अवसान हो गया, खत्म हो गया। इसके मुख्य कारण थे मौर्य साम्राज्य का पतन होने का। पहला कारण जिसमें आप देखिए कि ये अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, यानी बृहद्रथ जो थे वो कुशल शासक नहीं थे। उनके काल में प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया था, राष्ट्र चेतना का अभाव था, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं भी थी, प्रांतीय शासकों का अत्याचार था और कर टैक्स की अधिकता इत्यादि। एक इतिहासकार है प्रसिद्ध रोमिला थापर, ख्याल रखें आप लोग, रोमिला थापर सदृश प्रख्यात इतिहासकार ने
प्रशासन के संगठन तथा राज्य अथवा राष्ट्र की अवधारणा को ही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया था। मिला जुला के बृहद्रथ शासनकाल ठीक से नहीं चला था, तो उन्हीं के सेनापति जो है ये पुष्यमित्र शुंग हत्या करके मौर्य वंश के बाद मगध का स्वराज बना। ठीक है, आइए अब 38 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदस्सी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन आपको है। पहला जो है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन अशोक, सी में समुद्रगुप्त और डी में हर्षवर्धन। तो हम लोग बी में टिक लगाते हैं। तो किस शासक का उल्लेख? अभिलेखों में अशोक शासक का उल्लेख जो है पियदस्सी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। ठीक है, तो अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय और देवानाम पियदस्सी उपाधियों से विभूषित किया गया है, इसलिए उनके अभिलेखों में अशोक का उल्लेख जो है पियदस्सी और देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो गया आपको अशोक। ठीक है, इस तरीके से आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और बिहार से संबंधित और जो हम वीडियो बनाएंगे देखिएगा इसका। तब तक आप लोग खुश रहें, सही सलामत रहें। जय हिंद।